डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पोयम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन द स्नोवी इवनिंग। दिस पोयम वाज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो पोयम का नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन द स्नोवी इवनिंग, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगर आप कोई भी वर्क स्टडी करते हैं लिटरेचर का, कोई पोयम, कोई एसे, कोई ड्रामा, तो आपको सबसे पहले उसके राइटर का नाम याद रखना चाहिए। तो राइटर का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये क्वेश्चन हमेशा किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, चूंकि हम इंडियन हैं, एमपी में रहते हैं, तो आपको सबसे पहले हर पोयम की हिंदी मालूम होना चाहिए। हिंदी का मतलब आपको इंग्लिश में पोयम है, परंतु उसका हिंदी इसलिए जरूरी है कि हम पूरा उसका अर्थ समझ सकें कि वास्तव में उस पोयम में क्या है, उसकी थीम क्या है, उसकी समरी क्या है। सबसे पहले इसका नॉलेज। तो अगर हम अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में से याद रखते हैं तो एक लंबे समय तक याद रख सकते हैं और उसका एग्जाम में हमें फायदा डेफिनेट होता है। अब पहले स्टेंजा में पोएट ये कहता है, आगे बढ़ता जाता है और कहता जाता है, ये किसके जंगल हैं, मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ कि उसका घर गांव में है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि वह मुझे यहाँ पर रुक रुक कर अपने बर्फ से ढके हुए जंगल को निहारते हुए नहीं देख सकेगा। तो इस पहले स्टेंजा के अंदर पोएट एक यात्रा पर है, अपने हॉर्स पर बैठा हुआ है और आगे बढ़ता जा रहा है, जंगल को निहारता हुआ जा रहा है और चारों तरफ बर्फीला पहाड़ हैं और वह अपने घोड़े पर आगे बढ़ता जा रहा है। सेकंड स्टेंजा में पोएट कहता है, मेरा छोटा सा घोड़ा मेरे यहाँ पर आश्चर्य करेगा, जहाँ पर जंगल और बर्फ की झील के बीच कोई फार्म हाउस नहीं है और शाम भी इस वर्ष की सबसे अंधेरी शाम है। तो अब जब वो यात्रा कर रहा है तो शाम का समय है और चारों तरफ बर्फ है, कोई आसपास ना कोई रुकने के लिए रेस्टोरेंट है, ना कोई होटल है, ना किसी का मकान नजर आ रहा है, पर वो आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। स्टेंजा थर्ड स्टेंजा में पोएट कहता है, अपने साज और सामान में लगे हुए घंटियों को वह पूछने के लिए हिलता है कि क्या कोई गलती हो रही है। इसके अलावा दूसरी आवाज जो है वह है हल्की हवा के झोंके की ओर गिरती हुई नरम बर्फ के पत्तों की। थर्ड स्टेंजा में पोएट ये कहना चाहता है कि जब उसका घोड़ा आगे बढ़ रहा है तो घोड़े के कोई बैल या कोई घंटी है जो हमेशा बजती जाए, जरा सा हिलता है तो उसकी घंटी की आवाज आती है। बस यही एक शोर उसे सुनाई देता है, या फिर बर्फ, जो सूखे पत्ते हैं बर्फ के ऊपर गिरे हुए हैं, इधर उधर आ जा रहे हैं, उन पत्तों की हल्की आवाज झोंकों के साथ आती है और नर्म बर्फ के पत्थरों की भी आवाज आती है। चौथा स्टेंजा जो इसके अंदर लास्ट स्टेंजा है, जंगल प्यारे हैं, अंधेरे हैं, सघन है, किंतु मुझे तो वचन निभाना है और सोने से पहले मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना है। लास्ट स्टेंजा में पोएट कहता है अपनी कि मैं जिस यात्रा पर हूँ, चाहे कुछ भी हो, मुझे रुकना नहीं है, बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है, क्योंकि शाम होने वाली है, अंधेरा बढ़ता जा रहा है और मुझे समय पर अपने स्थान पर, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। तो यह जो उसका अनुवाद कहना चाहिए, जो पोयम है, पोयम के 4 स्टेंजास हैं, उन 4 स्टेंजास को यहाँ पर हिंदी में उनको ट्रांसलेट करने का प्रयास किया गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने आपको हिंदी में बताया है। एक्चुअल वो इंग्लिश में पोयम है और उसकी पहली 4 लाइन देखिए, Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. तो ये किसके जंगल है, मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ कि उसका घर गांव में है। ये भी मैं जानता हूँ कि मुझे यहाँ पर रुक कर अपने बर्फ से ढके हुए जंगल को निहारते हुए नहीं देख सकेगा। तो इस तरह से वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहा है। सेकंड स्टेंजा है, My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. तो मेरा छोटा सा घोड़ा मेरे यहाँ पर आश्चर्य करेगा, मतलब उसका जो घोड़ा है वो बहुत ही छोटा है, जहाँ पर जंगल व बर्फ की झील, मतलब ये जंगल भी है और यहाँ पर बर्फीले क्षेत्र भी हैं और झील भी के बीच कोई फार्म हाउस नहीं है, पर वहां पर किसी का मकान, कोई फार्म हाउस नहीं है। अगर है तो सिर्फ वुड्स, फ्रोजन लेक, वुड्स का मतलब जंगल,
फ्रोजन लेक, जमी हुई झीलें, और जो समय है वह इस साल का सबसे अंधेरा दिन है आज, या जिसको अपन लोग अमावस्या की रात भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। He gives his harness bells a snake to ask if there is some mistake. The only other sound the sweep of easy wind and drowsy flake. He gives his harness bell a snake. अब क्या होता है कि जैसे ही वह जिस हॉर्स पर आगे बढ़ रहा है, वो हॉर्स जरा सा मूव होता है तो उसके जो कुछ बेल बज, उसके गले में कुछ घंटे लटक रही है, वो बजती है, उसको उसकी आवाज आती है, टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। अब उसको लगता है कि कहीं मेरा मालिक जो मुझे घुड़सवारी कर रहा है, कहीं वो कंफ्यूज तो नहीं हो गया है, कहीं मुझे इधर उधर तो नहीं ले जा रहा है। द ओनली अदर साउंड द वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। घोड़ा आगे बढ़ता ही जा रहा है, अपने सफर पर आगे बढ़ता ही जा रहा है। अगर किसी कोई आवाज आ रही है तो उस घोड़े की घंटियों की, हवा के झोंकों की, और जो पत्ते गिर रहे हैं, जो बर्फ इधर से उधर मूव हो रहे हैं, इसकी आवाज उसे सुनाई दे रही है। इसके अलावा चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। फोर्थ स्टेंजा, चौथा स्टेंजा, बट वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइज टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइज टू गो बिफोर आई स्लीप। बट वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, वो यात्रा कर रहा है, उसको जो सफर है वो सुहाना लग रहा है। चारों तरफ वुड्स के जंगल हैं, जंगल बहुत ही प्यारे हैं, घने जंगल हैं, डीप जंगल हैं। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइज टू गो बिफोर आई स्लीप, और उसका अपने आप से एक कमिटमेंट है कि मुझे बिल्कुल, रात शाम तो हो गई है, अंधेरा भी हो गया, बट रात होने से पहले मुझे पहुंचना है, मुझे ये अपनी यात्रा तय करनी है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और भी वह देख रहा है कि अभी तो कई माइल्स और आगे जाना है और अंधेरा हो जाएगा, इसलिए वह अपनी यात्रा को बीच में रोकते हुए आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो इस पोएम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कई बाधाएं, कई रुकावटें, कई चीजें आती हैं, पर हमें अपनी यात्रा कंटिन्यू, निरंतर रखनी चाहिए, और हम निश्चित रूप से अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न उत्तर की, कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स की। तो कोई भी लिटरेचर की या सामान्य अंग्रेजी की पार्ट थर्ड की कोई भी क्वेश्चन हो, वह क्वेश्चन में सबसे पहले आंसर आपको पता होना चाहिए कि इसका लेखक कौन है, यह पोएम किसने लिखी है, कवि कौन है। तो पहला क्वेश्चन, हु रोट द पोएम, तो आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यह पोएम किसने लिखी है, तो यह पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है पोएम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर द पोएम वाज पब्लिश्ड। इस तरह का नॉलेज भी आपको होना चाहिए, कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस पोएम को 1993 में लिखा गया। फिर से रिपीट करता हूँ, इन विच ईयर द पोएम वाज पब्लिश्ड, तो यह पोएम 1993 में पब्लिश हुई। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएट फाइंड इन द वुड्स। जंगल में पोएट को क्या मिलता है, आंसर है द पोएट फाइंड द स्नो फॉलिंग इन द वुड्स। जंगल में बर्फ गिर रही है और वो अपनी यात्रा कर रहा है, तो उस जंगल में क्या मिलता है, गिरती हुई बर्फ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द पोएट स्टॉप हिज हॉर्स इन द पोएम्स स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग। इस पोएम में उस घोड़े को क्यों रोकता है, तो आंसर, he enchanted by the beauty of nature of the falling snow in the woods, the poet stops his horse in the poem. Enchanting by the beauty of nature, कुछ क्षण के लिए, कुछ पलों के लिए जो ब्यूटी ऑफ नेचर है, जो उसको दिखाई देने के साथ साथ एन्चांटिंग का मतलब सुनाई भी दे रही है, पत्तों की आवाज, बर्फ की आवाज, घोड़े के हिलने की आवाज, इस आवाज को एंजॉय करने के लिए कुछ पल के लिए वह रुकता है और फिर आगे बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन है, चलिए तो फ्रेंड्स, पांचवा क्वेश्चन है, व्हाई डज द हॉर्स विल थिंक स्ट्रेंज टू स्टॉप इन द वुड्स। व्हाई डज द हॉर्स विल थिंक, तो कहता है कि घोड़ा मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या विचार करेगा।
उसका आंसर है द हॉर्स विल थिंक ए स्क्वीर आर अनयूजुअल टू स्टॉप एट द वुड्स एज इट इज फार फ्रॉम द फार्मलैंड अमॉन्ग द वुड्स। अब घोड़ा ये सोचता है उसके पोएट के अकॉर्डिंग, घोड़ा ये सोच रहा होगा कि ये कोई मेरा जो राइडर है, मेरा जो मालिक है, कोई कंफ्यूज तो नहीं हो गया है, कहीं इसको जंगल में कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया है जो मुझे यहाँ वहाँ ले जा रहा है, आज सामने सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा अंधेरे में, तो कहीं मेरा मालिक भटक तो नहीं गया है इस जंगल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, विच अदर साउंड्स आर हर्ड इन द वुड्स एट नाइट। नाइट में किस तरह के साउंड सुनाई दे रहे हैं पोएट को? तो आंसर है द बेल्स विच द हॉर्स गिव ए शेक। जैसे हॉर्स अपना हिलाता है तो उसको जो भी घुंघरू वगैरह बंधा हुआ है उनकी आवाज आती है और वो आवाज उसको काफी सुनना अच्छा लगता है। एंड स्वीपिंग साउंड ऑफ इजी विंड, और हल्की हवा, बहुत धीमी हवा की आवाज उसको सुनाई देती है। एंड नेचर वर द अदर साउंड्स हर्ड एट नाइट, और झील के अंदर जो रुका हुआ पानी है, बर्फ गिर रही है उसकी आवाज, पत्ते इधर से उधर मूव हो रहे हैं उसकी आवाज, ये साउंड ऑफ नेचर तो सुनाई दे रहा है और वो उसको बहुत ही इंजॉय कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज कीप प्रोमिसेस। अपने प्रोमिसेस पर कौन कायम रहता है? तो आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिफर इन द लास्ट स्टेंजा दैट ही हैज टू कीप प्रोमिसेस ऑफ वर्क इन लाइफ बिफोर हिज डेथ। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने आप से कमिटमेंट करता है कि मुझे चलते ही रहना है, चलते रहना है, कभी रुकना नहीं है। तो अपनी यात्रा कभी रुकती नहीं है, जीवन की जो यात्रा है वह चलती जाती है, चलती जाती है, तब चलती जाती है जब तक उसकी डेथ ना हो जाए, अंतिम समय ना आ जाए, तब तक कोई यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व अबाउट द वुड्स। वुड्स का मतलब जंगल, जंगल के बारे में पोएट क्या सोचता है? द पोएट ऑब्जर्व्स द फॉलिंग स्नो इन द वुड्स। पोएट ये फील करता है कि वह चल रहा है और बर्फ, धीमी धीमी बर्फ भी गिर रही है, स्नो फॉलिंग हो रही है, यानी जंगल के अंदर स्नो फॉलिंग भी कंटिन्यूअस हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डज द पोएट स्टॉप हिज हॉर्स इन द पोएम। यस, पहले कर चुके हैं। व्हाट डज द पोएट स्टॉप इन द पोएम। व्हाई डज द पोएट स्टॉप हिज हॉर्स इन द पोएम। तो पोएट उस हॉर्स को क्यों रोकता है? तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है वॉच द स्नो फॉलिंग इन द वुड्स। वह जंगल में गिरती हुई बर्फ को एंजॉय करना चाहता है, इसलिए वह कुछ समय, कुछ पल के लिए हॉर्स को रोकता है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय प्रॉमिस इन द पोएम। इस पोएम में, पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, इस पोएम में कवि कौन सा प्रॉमिस याद दिलाता है, कौन सा प्रॉमिस करता है? तो आंसर इज ड्यूटी। तो ये कर्तव्य, ये हर व्यक्ति की ड्यूटी है कर्तव्य की अपनी यात्रा को कंटिन्यूअस करता रहे। तो फ्रेंड्स, 11th क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यूज्ड टू कीप द कंक्लूडिंग लाइंस इन दिस पोएम। हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इस पोएम की किस लाइन को अपना आदर्श मानते हैं? जैसे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो इस पोएम की इस लाइन को, इस ड्यूटी को अपना आदर्श मानते हैं? तो आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्राइम मिनिस्टर हैं जिन पर इस पोएम का बहुत असर हुआ, उन्होंने इस पोएम को अपनी लाइफ में एडॉप्ट किया। क्वेश्चन नंबर 12, हुज थॉट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। पोएम में किसके थॉट्स को डिस्क्राइब किया गया है? तो आंसर है लॉन राइडर, एक अकेला घुड़सवार, एक अकेले घुड़सवार के थॉट को इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों को आता है या नहीं भी आता है, पर आप लोगों को इसकी समरी याद होना चाहिए। तो इसकी समरी है द नरेटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऑन हिज जर्नी ड्यूरिंग ए डार्क विंटर इवनिंग पासिंग थ्रू वुड्स स्टॉप्स हिज स्ले इन ऑर्डर टू वॉच द स्नो फॉलिंग इन द वुड्स। जो नरेटर जो इस बात को बता रहा है, एक अलोन राइडर्स जो यात्रा कर रहा है
वो अपनी जर्नी का जिक्र इसमें करता है कि सर्दी की रात है, जंगलों से वह गुजर रहा है और चारों तरफ धीमी धीमी बर्फ फॉलिंग हो रही है, स्नो फॉलिंग हो रही है। एट फर्स्ट ही वॉज वरीड that this might upset the honor of the property and his presence might be taken as trespassing. But then he remembers that the owner is living in a town at present and he is free to enjoy the falling snow. अब होता क्या है स्टोरी के अंदर, जो राइडर है, लॉन राइडर है, वो बहुत ही चिंतित है, वो इस चीज को लेकर अपसेट है। क्या होता है कि वह जा रहा है, आसपास कोई रेसिडेंस नहीं, कहीं रुकने का कोई स्थान नहीं है, धीमी धीमी बर्फ गिर रही है, हवा चल रही है, सर्द रात है, अंधेरा हो रहा है। तो कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए एक बिल्डिंग उसको नजर आती है, उस बिल्डिंग के आसपास वह रुक जाता है और फिर सोचता है कि इसका मालिक क्या सोचेगा मेरे बारे में, कि यहाँ पर क्यों रुका हुआ है, क्या कारण है। और जब वह देखता है कि वहां पर उस मकान पर लॉक लगा हुआ है, मतलब वो मालिक कहीं गया हुआ है, तो उसकी चिंता थोड़ी सी खत्म होती है। The sleigh horse is confused by his master's behavior, stopping far away from the farmhouse and become impatient, shakes his harness bells. The sleigh horse is confused by his master's behavior. कई बार क्या होता है कि वह घोड़े को आगे बढ़ाता है, फिर कुछ क्षण के लिए रोक लेता है, फिर आगे बढ़ाता है। वो हॉर्स ये सोचता है कि मेरा मालिक कंफ्यूज तो नहीं हो गया है कि उसे कहाँ जाना है, और वह अपना सिर हिलाकर उसको रिस्पॉन्स देता है। The horse impatience is reflection of the owner's responsibilities and promise he wished to keep before he stops at the journey of life, which is the night to the rest. The horse impatience is reflection of the owner's responsibilities. फिर वह सोचता है कि नहीं, अंधेरा हो रहा है, इतना हो रहा है, फिर हमारा मालिक इस यात्रा को आगे बढ़ा रहा है, तो मुझे भी उसका सहयोग करना चाहिए और उसकी यात्रा को पूर्ण करने में उसकी सहायता करनी ही चाहिए। The poet gives us continued as a journey, continue to work in order to fulfill the obligation of life, that there are many things. क्या होता है इसके अंदर कि इसके अंदर पोएट एक सीख देता है कि आप भी इस जीवन की इस यात्रा में चल पड़े हैं और आपको कई कार्य करने हैं, आपको रुकना नहीं है और बिल्कुल भी नहीं रुकना है, अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखना है, तब तक रखना है जब तक कि हमारा बुलावा ना आ जाए, मतलब अंतिम सांसों तक हमें अपनी यात्रा को जारी रखना है। ये इस पोएम की विशेष बात है, जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत प्रभावित हुए हैं इस पोएम से, इस लाइन से। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज, देखो हर पोएम की म्यूजिक देने के लिए राइटर क्या करता है कि राइम स्कीम यूज करता है। लास्ट में किस किस टाइप का साउंड, कौन से साउंड रिपीट होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो ये जो ए बी ए, मतलब पहले सेम साउंड है ए, फिर साउंड चेंज होता है बी, फिर साउंड चौथी लाइन में फिर वही साउंड आ जाता है जो फर्स्ट और थर्ड लाइन में था। तो जो ये राइम स्कीम होती है, ये म्यूजिक डेवलप करने के लिए हर राइटर यूज करते हैं। फिर सेकंड स्टेंजा में बी बी सी बी, फिर एक अलग साउंड आता है, वह साउंड फर्स्ट लाइन में होता है, अंत में वही साउंड सेकंड लाइन में भी सेम होता है, और सी में वह साउंड चेंज होता है और बी में वही साउंड वापस आ जाता है जो फर्स्ट और थर्ड में था। इसलिए इसकी राइम स्कीम हुई बी बी सी बी। फिर तीसरा सी सी डी सी। अब क्या होता है कि जो थर्ड स्टेंजा है उसमें फिर साउंड चेंज होता है, लास्ट साउंड, जिसमें फर्स्ट लाइन में जो साउंड है वही सेकंड लाइन में और वही साउंड थर्ड लाइन में है। तो एक स्टेंजा में 4 लाइंस होती है, इसमें 3 लाइंस में साउंड सेम है अंत में, पर थर्ड लाइन में साउंड चेंज है। अब थर्ड लाइन का जो साउंड है वो लास्ट स्टेंजा की चारों लाइन में लिया गया है, डी 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 डी। तो आप जिस पोएम को लास्ट साउंड को चेक करेंगे, देखेंगे, तो आप पाएंगे कि इस तरह से राइम स्कीम बनती है। Every line and every word in the poem depicts nature, so he is called the poet of nature. चूंकि यह पोएम नेचर पर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नेचर के बारे में ही बताया जा रहा है और जीवन का एक आदर्श है कि नेचर हमें सब कुछ सिखाती है। नेचर एक बहुत ही अच्छा टीचर है। तो यह पोएम नेचर पर है, इसीलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पोएट ऑफ नेचर के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना गया है। A love for nature is being reflected, so the poem is called pastoral poem.
चूंकि इस पोएम के अंदर लव फॉर नेचर दर्शाया गया है, इसलिए इसे पास्टल पोएम कहा गया है। In the poem, the poet gives the message of continuity of work in life before death. It shows his obligation. In the poem, the poet gives a message. इस poem में poet एक message देता है। काहे का message? Message of continuity of work in life. जीवन में जो भी काम है उसको हम कंटिन्यू करें और करते ही रहें बिफोर डेथ। अंतिम समय तक हम उस काम को, हमारी यात्रा, जीवन यात्रा को निरंतर बढ़ाते ही रहें। इट शोज हिज ऑब्लिगेशन। तो यह चीज ऑब्लिगेशन को दर्शाती है जीवन के प्रति पोएट के। द पोएट हैज यूज्ड लॉट्स ऑफ सिंबॉलिक सिग्निफिकेंट वर्ड्स इन द पोएम लाइक वुड्स फॉर काम, फ्रोजन लेक फॉर मोनोटोनी ऑफ लाइफ, डार्केस्ट इवनिंग फॉर स्ट्रगल ऑफ लाइफ। अब क्या होता है, जब कोई कवि किसी पोएम को लिखता है तो उसके अंदर कुछ सिंबॉलिक वर्ड्स यूज करता है, सिंबॉलिक फ्रेज यूज करता है, सिंबॉलिक लाइन यूज करता है। तो इस पोएम में जो सिंबॉलिक लाइन है, जिससे एक चित्र प्रतीत होता है कि एक चित्र है, वो कौन सा फ्रेज है? वुड्स फॉर काम, मतलब जंगल तो है पर बिल्कुल शांत है। फ्रोजन लेक फॉर मोनोटोनी ऑफ लाइफ, जो जमी हुई झीलें हैं वह जीवन की निरसता को दर्शा रही है। डार्केस्ट इवनिंग, अंधेरी, मतलब शाम तो है बड़ा धीरे धीरे बहुत अंधेरा बढ़ता जा रहा है। फॉर स्ट्रगल ऑफ लाइफ, किस चीज को दर्शाती है? डार्केस्ट इवनिंग फॉर स्ट्रगल ऑफ लाइफ, जीवन के संघर्ष को दर्शाती है। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट आपको माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि इन पर भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, पर अगर आपका सामान्य इंग्लिश है तो आप जितने क्वेश्चन हमने पहले किए हैं सफिशिएंट हैं, पर फिर भी आपको एक नज़र, जो भी नोट्स आपके पास हैं, जो नोट्स आपने कॉलेज में, स्कूल में बनाए हैं, उन नोट्स की सहायता से आप इन क्वेश्चन को भी एक बार अवश्य देख लें। कंसीडर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ए पोएट ऑफ नेचर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पोएट ऑफ नेचर क्यों कहा गया है, इस पर आपको लिखना है, आंसर देना है कि पोएट ऑफ नेचर क्यों कहा। इन स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन द स्नोइंग द स्पीकर हेजिटेट्स रूट, गिव रीजंस। इस पोएम में कई बार वो उस रूट्स को हेजिटेट करता है, अपना हॉर्स को रोक लेता है, फिर आगे बढ़ाता है, फिर रोक लेता है। तो ये क्या दर्शाता है, इसको आपको जवाब देना है। एक्सप्लेन द कंक्लूडिंग 4 लाइन्स ऑफ द पोएम। कंक्लूडिंग 4 लाइन्स, जो आखिरी की जो 4 लाइनें हैं वो कंक्लूडिंग लाइन्स हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। कंसीडर स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग एज अ पास्टल पोएम। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ कि इसको पास्टल पोएम क्यों कहा गया है। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि चूंकि यह पोएम नेचर पर है इसलिए इसको पास्टल पोएम कहा गया, उसको आपको लिखना है। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द ऑब्लिगेशंस द नरेटर हैज टू फुलफिल। तो जो इस पोएम की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेवल, कंटिन्यूटी ऑफ वर्क टिल डेथ, वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन है जिस पर आपको आंसर देना है। डिस्क्राइब ब्रीफली द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द पोएम। इस पोएम का सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है। इस तरह के जो क्वेश्चंस और आपके नोट्स में आपके पास सामने आते हैं तो उनको आप अवश्य पढ़ लें, जो आपकी हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इस चीज को यहीं पर स्टॉप करते हैं, पर हाँ, अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको बहुत यूजफुल है, तो इसे अंत में सब्सक्राइब करें ताकि आगे के वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध होते रहें। Thank you very much for watching this video. Thanks.